Students, we will study about the chapter of social studies, that is geography, chapter number 3, motions of the earth. So let's start the remaining paragraph. The north pole is inclined towards the sun, and places between the north pole and arctic circle experience continuous daylight for a period of 6 months. The northern hemisphere receives more light, hence it experiences the summer season. The days are longer than the nights. On June 21, when the sun's rays fall vertically over the Tropic of Cancer, it is the longest day and shortest night for all places in the northern hemisphere. तो यानी कि यहाँ पर जब उत्तरी ध्रुव जो है तो उसकी जब वो सन की सूरज की चारों और जब उसकी इच्छा होती है तो सूर्य की तरफ जो है उसके जो जगहें होती हैं और नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव जो होता है उसके बीच में, ठीक है, आर्टिक सर्कल अनुभव करता है कंटिन्यूस दिन का और 6 महीने वहाँ पर दिन रहता है लगातार। और जो उत्तरी गोलार्ध है वो बहुत ज़्यादा लाइट का अनुभव करता है, तो जिसलिए वहाँ पर समर सीज़न के समय में ऐसा होता है और जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है, रात की अपेक्षा जो दिन है वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। ऑन जून 21 यानी कि जून में 21 जून में जब सूर्य की जो रोशनी है वो वहाँ पर वर्टिकली गिरती है यानी तिरछी गिरती है पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी कर्क रेखा पर, तो वहाँ पर क्या है सबसे लॉन्गेस्ट दिन हो जाता है और रात जो होती है वो छोटी हो जाती है। दिन लंबा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। सभी जगहों में जितने भी उत्तरी गोलार्ध के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर दिन लंबे हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। Interestingly, the situation is reverse in the southern hemisphere where the temperature is low and it is the winter season with shorter days and longer night. This situation is termed as summer solstice as the northern hemisphere is experiencing summer. तो यानी कि मज़ेदार बात यह है कि ऐसे सिचुएशन में जो है जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर उल्टा हो जाता है और वहाँ का तापमान जो है लो हो जाता है विंटर सीज़न में और दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं और रात लंबी हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहा जाता है, समर सोलास्टिक कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर गर्मी का जो शिखर होता है वो यानी गर्मी चरण पे होती है। तो ये सब जो है उत्तरी गोलार्ध पर जो गर्मी का अनुभव किया जाता है, ठीक है, और साउथ में सर्दी का अनुभव किया जाता है। फॉर प्लेसेस ऑन द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। अक्षांश के लिए जो जगहें होती हैं उसके दौरान में दिन और रात जो रहते हैं बचते हैं तो वो पूरा साल सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट है ऑन 22 दिसंबर द साउथर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ द साउथर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर heat and experience a summer. It has longer days and shorter night. The northern hemisphere is now having winter with shorter days and longer night. Places between the Arctic Circle and North Pole will experience 6 months of darkness, while places between Antarctic Circle and South Pole will now have 6 months of light. यानी कि 22 दिसंबर जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वहाँ पर जो यहाँ टिल्टेड है जो सन की तरफ जो है काफ़ी तिरछी जो है रेखाएं पड़ती हैं, सूरज की रेखा, और जो मकर यहाँ पर रेखा है उसकी ओर तिरछी रेखा पड़ती है। तो जिसकी वजह से जो साउथर्न हेमिस्फीयर है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है गर्मियों के समय में और दिन लंबे हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध पे अब विंटर यानी कि सर्दी होती है और दूसरी जगह में क्या होता है मतलब दिन छोटे हो जाते हैं वहाँ पर फिर और रात लंबी हो जाती है। तो ये जो जगहें हैं वो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में होती हैं जहाँ पर 6 महीने डार्कनेस यानी अंधेरे का अनुभव होता है और जबकि जो अंटार्कटिक सर्कल के जो जगहें होती हैं वहाँ पर 24 घंटे कंटिन्यूस दिन मतलब काफ़ी गर्मी होती है, दिन रहता है और इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, विंटर सोलास्टिक कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज़ एक्सपीरियंसिंग विंटर्स, क्योंकि यहाँ पर जो
उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर अनुभव किया जाता है अधिक सर्दी का। नेक्स्ट है एक्विनॉक्सेस यानी कि विषुव। ऑन March 21 and September 23 the direct rays of the sun fall on the equator. At this position both the poles are equidistant from the sun and the entire world experiences an equal duration of day and nights. 21 मार्च में और 23 सितंबर में डायरेक्ट सूरज की रोशनी अक्षांश पे गिरती है। फिर इनकी पोजीशन होती है दोनों ध्रुवों की यहाँ पर काफ़ी बराबर रहती है। ठीक है, इनकी पोजीशन जो होती है दोनों ध्रुवों पर बराबर रहती है। तो जो सूर्य है और जो पूरा एंटायर वर्ल्ड है वो अनुभव करता है इक्वल दिन और रात का, इस समय के दौरान में बराबर दिन और रात का अनुभव करता है। These days are known as equinoxes. March 21 is spring equinox and September 23 is autumn equinox. In the northern hemisphere, in the southern hemisphere, March 21 is autumn equinox and September 23 is spring equinox. यानी कि ये जो दिन हैं, ये जो डेज हैं, ये जाने जाते हैं इक्विनॉक्सेस के नाम से। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 21 जो विषुव जिसको बोला जाता है, और यहाँ पर 21 मार्च को ये यहाँ पर गर्मी काफ़ी हो जाती है, तो ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जाने जाते हैं। और सितंबर में और 23 सितंबर में ये ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जाने जाते हैं उत्तरी गोलार्ध पर। अब दक्षिणी गोलार्ध पर 21 मार्च में ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से और सितंबर 23 में स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से। If the Earth's axis was not inclined, there would be no seasons. It is because of the tilt axis that the two poles are tilted towards the sun at different times, resulting in opposite seasons with the year. यदि यहाँ पर जो धरती है उसकी घुरी जो यहाँ पर इंक्लाइन नहीं होती तो यहाँ पर कोई सीज़न ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अक्षांश की जो घुरी होती है वो दोनों पोल्स पर की तरफ में डिफरेंट टाइम के उसमें रहती है, यानी अलग अलग समय रहता है यहाँ पर। तो सूर्य की तरफ उनका अलग अलग समय रहता है और उसका नतीजा यानी कि रिज़ल्ट ये होता है कि अपोजिट सीज़न पूरा साल यहाँ पर होते हैं। जैसे एक जगह गर्मी होती है तो दूसरी जगह सर्दी होगी, और एक जगह सर्दी होगी तो दूसरी जगह गर्मी होगी। इस तरीके से अपोजिट सीज़न रहते हैं पूरा साल।